अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल का 12वां वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। कल का वो कार्यकाल के पश्चात देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोड़ने वाले हैं। ये उपलब्धि कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, ये एक असाधारण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मोदी से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन जनता का जो उनके ऊपर भरोसा है और उनके नेतृत्व को इस देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से मैंडेट दिया हुआ है, जनादेश दिया हुआ है। उस जनादेश की पाने की प्रक्रिया में पक्ष विपक्ष सभी सम्मिलित होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 साल का कार्यकाल और आगे आने वाली चुनौतियां, आज चर्चा इसी विषय की। तो बहनों भाइयों, ये एक असाधारण और ऐतिहासिक उपलब्धि है किसी भी राजनेता के लिए कि वो देश के नेतृत्व करते हुए लगातार 12 साल से भी ज़्यादा का वक्त पूर्ण कर लें। राजनीति में ये एक असाधारण उपलब्धि है और ऐसी उपलब्धि भारत में सिर्फ नेहरू जी के पास थी, अब मोदी जी के पास है। जैसा मैं पहले भी कह रहा था, मोदी के समर्थक भी हैं, आलोचक भी हैं, उनसे बेपनाह प्यार करने वाले भी हैं और उनसे बेइंतहा नफरत करने वाले भी हैं। लेकिन 7 राज्यों से 22 राज्यों तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाना, 1-2 नहीं बल्कि तीसरी बार भारत की सत्ता का हिस्सा बनना, भारत की सत्ता में आना, वो भी लगातार 3 बार, क्या यह राजनीतिक रूप से किसी भी राजनेता के लिए नेहरू जी के बाद मुमकिन था? नहीं। लगातार 2 बार प्रधानमंत्री हुए लोग, लेकिन लगातार तीसरी बार नेहरू जी के पास था और अब मोदी जी के पास। मैंडेट कम ज़्यादा होते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिए एसिड टेस्ट था। भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, लेकिन एनडीए को बहुमत मिला। लेकिन उस हार से बीजेपी और मोदी ने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद हरियाणा जीते, महाराष्ट्र का चुनाव जीते, उपचुनाव जीते, बिहार जीते, बंगाल जीते। भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी के नेतृत्व में उपलब्धियों का पहाड़ है, या बल्कि यूं कह लें उपलब्धियों का हिमालय है। सरकार वो कैसी चला रहे हैं, इसको लेकर तमाम सहमति और असहमति है इस देश के भीतर। जो प्रॉमिसेस किए गए तो उन प्रॉमिसेस के अकॉर्डिंग डिलीवरी कितनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एक आम भारतीय का जीवन कहां से कहां पहुंचा। जून 2014 से अब हम जून 2026 पे खड़े हैं। इन 12 वर्षों में आम आदमी का जीवन कितना बदला है, एक नौकरी पेशा व्यक्ति का जीवन कितना बदला है, किसान, नौजवान और महिलाओं का जीवन कितना बदला है, स्ट्रीट वेंडर से लेकर कारपोरेट तक का जीवन कितना बदला, भारत की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हुए और मोदी पर लोगों के भरोसे का कारण क्या है। मोदी जितना भरोसा विपक्ष के नेताओं को हासिल क्यों नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी कर ली, एसआईआर के जरिए मतदाता सूची में गड़बड़ी कर ली, लेकिन अंतिम उस खेल में शामिल सभी होते हैं, प्रतिपक्ष भी सत्ता पक्ष भी। बीजेपी जीत भी जाती है, बीजेपी कई जगह हारी भी है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी तमिलनाडु में शर्मनाक प्रदर्शन, केरल में शर्मनाक प्रदर्शन, इसी बीजेपी का इसी कार्यकाल में। लेकिन साउथ को अगर छोड़ दें आप, तो मध्य भारत, पश्चिम भारत, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर भारत बीजेपी का डंका बज रहा है। और इस डंका बजने का एक ही चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप शासन करने के उनके तरीके की आलोचना या उनकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी को जिन उपलब्धियों तक पहुंचाया वो बेमिसाल है, असाधारण है और उपलब्धियों से भरा हुआ है। जिस मकसद के साथ जनसंघ को नष्ट करके भारतीय जनता पार्टी का सृजन हुआ,
आज वो अपने पीक पर पहुंच रही है। जब इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो कोर इश्यूज थे, उन कोर इश्यूज की तो डिलीवरी पीएम मोदी ने की है। आरएसएस और बीजेपी के गठन के वक्त के कोर इश्यूज देख लिए जाएं, उनकी डिलीवरी की है। बाकी विषयों पर भले ही मतांतर हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के पास जो कुछ भी है वो बेहिसाब है। तो क्या वो एक अपराजेय नेता हैं? उनको चुनौती नहीं दी जा सकती? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजेय हैं कि उन्हें हराया नहीं जा सकता? और क्या विपक्ष में इतनी क्षमता है कि वो दिल्ली में मोदी की आंख में आंख डालकर उन्हें चुनौती दे सके? क्योंकि अब तक के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने इतने इंतजाम कर लिए हैं कि अब तो टीएमसी के भी 20 सांसद लोकसभा में उन्हें समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं, चिट्ठी दे चुके हैं। अब एनडीए 300 पार हो चुकी है लोकसभा के भीतर, अगर समर्थन के दृष्टिकोण से देखें तो क्या करिश्मा है मोदी का? लोग मोदी से प्रेम क्यों करते हैं और कुछ लोग मोदी से इतना चिढ़ते क्यों हैं? 12 साल के उनके कार्यकाल की उपलब्धियां और नाकामियां। आज समग्रता के साथ हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप कुछ बयान सुने। इतनी बड़ी उपलब्धि है कि 12 साल की उपलब्धि है कि सबसे महंगा पेट्रोल भारत को मिल रहा है। और सच्चाई तो ये है कि हमारी विदेश नीति फेल हुई है। विदेश नीति अगर हमारी अच्छी होती तो शायद आम जनता को इतना महंगा डीजल पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ता, इतनी गैस की किल्लत नहीं होती। 12 साल के कार्यकाल में आप देख लीजिए ना, गैस का दाम देख लीजिए, पेट्रोल का दाम देख लीजिए, डीजल का दाम देख लीजिए, महंगाई कहाँ चली गई, सोना का भाव देख लीजिए, डॉलर कहाँ चला गया, 100 होने जा रहा है। आप रिजर्व बैंक का सोना बेच डाले, LIC का 15 लाख करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है, डूब गया, पूरे बैंक आज कर्जे में। मतलब लगता है पूरी तरीके से ये 12 साल में देश को बर्बाद कर दिया मोदी ने। नेहरू जी मोदी जी के कार्यकाल के समक्ष कहीं रुकते नहीं। मोदी जी ने देश को शक्तिमान बनाया, स्वाभिमानी बनाया। नेहरू जी ने तो जब भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यता दी जा रही थी तो वह भारत की स्थायी सदस्यता थाली में रख करके चाइना को सौंप दी। तो हीरो वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी से हैं, मनीष हिंदवी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल आरएसएस के विचारक हैं, अमलेंदु उपाध्याय जाने माने पत्रकार हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। मैं कार्यक्रम की शुरुआत हीरो वाजपेयी जी से करता हूँ। वाजपेयी जी, आपका स्वागत। और बताइए कि 12 सालों में बीजेपी के लिए तो मोदी के पास उपलब्धियों का पहाड़ है, लेकिन इस देश में प्रतिपक्ष हो या तमाम आलोचक हैं, वो मोदी जी के शासनकाल से संतुष्ट नहीं है। देखिए, मुझे लगता है ब्रजेश जी, 12 साल अनवरत अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री है और जनता के द्वारा चुना हुआ प्रधानमंत्री है और लगातार अगर उसकी लोकप्रियता बनी हुई है और जनता के बीच में जाकर हम चुनाव जीत रहे हैं, लगातार प्रदेशों में चुनाव जीत रहे हैं उनके नाम पर, तो मुझे लगता है विकास की वो बयार, वो गंगा देश में बही है कि जनता उनके नाम पर, उनके काम पर वोट करती है और करती रह रही है, आगे भी करती रहेगी। जहां तक रही बात आपने विपक्ष की कही कि भाई विपक्ष विरोध करता है, तो विपक्ष होता ही इसलिए है कि वो विरोध करे, और तमाम अच्छे कामों के साथ साथ विपक्ष विरोध करने के लिए कई बार ऐसी चीजें पकड़ लेता है जिनका विरोध का कोई अर्थ नहीं है। मैं ये मानता हूं कि कुछ चीजें देश में वर्तमान समय में लोग पेट्रोल की बात करते हैं, गैस की बात करते हैं। हाँ, जरूर है, ऐसा सिनेरियो है पूरे विश्व में कि गैस और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, लेकिन आप उसकी कल्पना करिए अगल बगल पड़ोस के देशों से और तमाम यूरोपियन कंट्री से, उसके मुकाबले 150 करोड़ की जनता को हम तेल और गैस उपलब्ध करा पा रहे हैं। ये इस समय जो विश्व त्रासदी चल रही है उसमें बड़ी उपलब्धि है। और लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे करिश्माई व्यक्तित्व है जो सबको साथ ले चलकर चलने में सक्षम है। पूरे विश्व में किसी भी तरह की आपदा के बीच, कोरोना काल की आपदा मान लीजिए या आज जो युद्ध की क्राइसिस है, देश को समुचित सुचारू रूप से चलाकर ले चल रहे, लोगों तक चीजें मुहैया है। हाँ, दामों की वृद्धि, चूंकि विश्व अब ग्लोबल वर्ल्ड है,
जो बाजार में महंगा होगा वो हमें भी महंगा मिलेगा और आगे उसकी भी हमें पूर्ति करनी होगी, इसलिए ये चीजों में महंगाई दिखती है। बाकी अगर आप गरीब वर्ग को माने, महिला को माने, युवाओं को माने, तमाम ऐसी है, नारी शक्ति को माने, स्वास्थ्य देखें, मिडिल क्लास के लिए सुविधा देखें, हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए देखें, तो तमाम ऐसी उपलब्धियां हैं। राष्ट्र प्रथम पर अगर आप जाएंगे तो भी आप मानेंगे कि बहुत सारी उपलब्धियां मोदी जी के केंद्र में हैं। और जहां तक विरासत और विकास की बात करें, तमाम ऐसे कीर्तिमान इस सरकार ने स्थापित किए हैं जिसकी वजह से लोग मानते हैं कि मोदी अद्वितीय हैं। अगर उन्होंने 12 साल पूरे कर रहे हैं तो जरूर उनका काम बोल रहा है, काम के साथ ही नाम बोलता है। जिसके पास काम नहीं है उसके पास नाम भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाटी जी, स्वागत आपका। 12 साल से जनता के द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री और कल रिकॉर्ड टूट जाएगा नेहरू जी का। आपको मोदी नापसंद क्यों है? देखिए ब्रजेश जी, मुझे तो एक फिल्म आई थी आनंद, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की, उसमें बोला गया एक डायलॉग याद आता है। राजेश खन्ना ने बोला था कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम नेहरू और मोदी जी के कार्यकाल की तुलना करें तो लंबा कार्यकाल होना कोई अपने आप में उपलब्धि नहीं है। अगर बड़ा कार्यकाल देखेंगे, जो बड़े काम किए, देखिए किसी भी सरकार, किसी भी प्रधानमंत्री के दो पक्ष होते हैं, एक उजला पक्ष होता है, एक स्याह पक्ष होता है। एक तरफ उसकी उपलब्धियां होती है, एक तरफ नाकामियां होती हैं। अगर नेहरू जी की उपलब्धियों की सूची बनाई जाए और नाकामियां भी कुछ उनकी रहीं, उनकी सूची बनाई जाए, और मोदी जी की उपलब्धियों की और नाकामियों की सूची बनाई जाए, तो मोदी जी की नाकामियों की सूची ज्यादा लंबी है, स्याह पक्ष की सूची ज्यादा लंबी है, और नाकामियों की सूची छोटी है, उपलब्धियों की सूची बहुत लंबी है। ये मेरी आवाज मुझे लौट के आ रही है। हाँ, मैं ठीक करा रहा हूँ, आप बोलते रहें, आप बोलते रहें। को हो रही है बहुत ज्यादा। लेकिन जनता के द्वारा उनको निर्वाचित किया गया है, और एक नहीं 3-3 बार। नहीं, बिल्कुल निर्वाचित किया गया। लेकिन बहुत साफ शब्दों में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कभी भारत की राजनीति इस मोड़ पे भी पहुंचेगी कि जहां भारतीय जनता पार्टी को जीतने की संभावना होती है वहां सामान्य चुनाव करा दिए जाते हैं, लेकिन जहां जीतने की संभावना नहीं होती है वहां चुनाव के दौरान में SIR करा दी जाती है और 90 लाख दिए जाते हैं। 27 लाख वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जाता है। और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार भी जाती है उनमें भी दूसरी पार्टियों के विधायकों को खरीद के और उन्हें ED और इनकम टैक्स और CBI का भय दिखाकर पार्टी बदलवा के सरकार बना ली जाती है। ऐसे दौर में भी कभी भारत पहुंचेगा, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी अनएथिकल प्रैक्टिस इस्तेमाल करती है, चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार जी को। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल पर आपका क्या नजरिया है? हाँ, मैंने कहा कि उनकी उपलब्धियां कम हैं, उनकी नाकामियां ज्यादा हैं। मोदी जी के शासनकाल में रुपए की कीमत लगातार गिरती गई है, महंगाई लगातार बढ़ती गई है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती गई है, देशी बैंकों में, स्विस बैंकों में काला धन लगातार बढ़ता गया है, देश के ऊपर कर्जा लगातार बढ़ता गया है, देश का सामाजिक ताना बाना लगातार खराब होता गया है। एक तो उपलब्धियां अगर मान भी लें, जैसे कश्मीर से 370 हटाना, लेकिन उसको देश को उसका कोई विशेष लाभ तो मिला नहीं है। जो लोगों ने दावे किए थे कि कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में चले जाएंगे, कौन से कितने कश्मीरी पंडित कश्मीर में गए हैं? और लोगों ने कहा था कि वहां प्लॉट खरीद सकेंगे हम, कितने जो अंधभक्त बोलते थे कि प्लॉट खरीदेंगे, कितने लोगों ने प्लॉट खरीदे हैं? तो वो भी प्रतीकात्मक आप लेकिन देखिए, इस देश में 2 वर्ग हैं। उपलब्धि नहीं है जिसकी बहुत ज्यादा। एक वर्ग है जो प्रधानमंत्री मोदी से बेपनाह प्यार करता है, और एक वर्ग है जो बेइंतहा नफरत भी करता है। भाटी जी, नहीं, मुझे नहीं पता नफरत कौन करता है। हम तो नफरत करते नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मुझे से पूछा आपने? जी क्या? जी बिल्कुल, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा कान में, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप ही से पूछा। हाँ, मैं जो आपने कहा कि कुछ लोग बेइंतहा नफरत करते हैं ब्रजेश जी, मुझे नहीं पता कौन नफरत करते हैं। मैं तो इस भारत का जिम्मेदार नागरिक होते हुए, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं असहमत हो सकता हूं, आलोचना कर सकता हूं किन्हीं मुद्दों पर, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं करता। मैं हमेशा जब भी मोदी जी का नाम लेता हूं सम्मान के साथ लेता हूं।
माननीय योगी जी का नाम लेता हूं, सम्मान के साथ तो मैं लेता क्या हूं। आपको और उस विपक्ष कॉलम में मतलब आपका नफरत नाम करता डालूं नहीं कि होता। आप मोदी जी अगर से कोई बेइंतहा नफरत प्यार करता है, करते मुझसे हैं? असहमत है हम। ना मैं बेइंतहा प्यार कतई नहीं करता अब हूं, ठीक। लेकिन मैं नफरत नहीं करता हूं। अच्छा, और तो- किसी को नफरत करनी भी नहीं कितनी चाहिए। अगर जल्दी कोई देखिए। नफरत करता है तो मैं उससे सहमत भी नहीं हूं। ठीक है, ऑल राइट। हाँ। तो आपका न्यूट्रल कॉलम में नाम डाल देते हैं, ठीक है ये? ऑल राइट, शुक्रिया आपका। मैं शैलेंद्र शर्मा जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत। तो ये जो मातृ संस्था है उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है कि आप जिस विचारधारा के पोषक हैं, बीजेपी जिस विचारधारा को लेकर बढ़ रही है, 12 साल से निरंतर उनका शासन और आगे भी उन्हीं का रहेगा, मतलब ये कार्यकाल तो पूर्ण करेंगे, ये एक उपलब्धि है। कि सत्ता के सापेक्ष संघ किसी परिस्थिति का या किसी उपलब्धि का मूल्यांकन नहीं करता है। स्वयंसेवक अपने विचारों के आधार पर संघ के वैचारिक अधिष्ठान से प्रेरणा लेकर के काम करता है, और वो एक ही राजनीतिक दल में हो ये भी आवश्यक नहीं है, और उसके लिए राजनीतिक दलों की भी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अगर संघ की दृष्टि से विचार करें और इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से धारा 370 जम्मू कश्मीर और शेष भारत के बीच में एक मनोवैज्ञानिक दीवार खड़ा कर रही थी, और उस धारा 370 को जिसको कि इस देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट के समय ये कहा गया था कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्टेन ट्रांजिशनल प्रोविजनल अरेंजमेंट्स एंड इट विल रिमेन सो एज द हाउस विल डिजायर। मतलब जब तक सदन की इच्छा होगी ये धारा रह सकती है, और सदन अगर चाहेगा तो इसको समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन किसी सरकार ने ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय नहीं दिया कि धारा 370 को वहाँ के लेजिस्लेशन से ला करके पार्लियामेंट के दोनों हाउस में पास करके उसको वहाँ से हटा करके वहाँ के लोगों को भारत की मुख्य आपकी धारा में निगाह जोड़ने में का मोदी जी की अवसर सबसे मिले। बड़ी उपलब्धि क्या है? मुझे लगता है कि हम सभी परिचित है कि देश में एक प्रधानमंत्री थे, वो ये कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, लेकिन लोगों तक सिर्फ 19 पैसे पहुँचते, लेकिन उसका समाधान लेकर के नहीं आए वो। और उसके बाद में भी कई सरकारें आई, लेकिन उस दिशा में विचार नहीं हुआ। लेकिन इस सरकार ने जैसे आने के बाद में पीएम जनधन योजना के हिसाब से जिन्होंने मिनिमम बैलेंस अकाउंट पर सबके खाते खोल तो करके, वो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है? नहीं, मेरी जीरो उपलब्धि बैलेंस नहीं है। मैं मतलब इस देश पीएम मोदी के की सरकार के इस देश के जो जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, उसमें एक लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार जनहित के जो कार्य करती है, उसमें अगर एक ये लोगों तक डायरेक्ट बेनिफिशियल जो स्कीम्स हैं उसका सीधे अगर प्रत्यक्ष लाभ पहुंच रहा है, उसमें कोई बिचौलिया नहीं है, कोई मध्यस्थ नहीं है, किसी प्रकार से उस रकम में किसी प्रकार से कोई कमीशन नहीं लिया जा रहा है, तो मैं सोचता हूं कि देश में आम जनता के हित के लिए जो और ये आप श्योर हैं बनाई जा रही हैं उसका उनको पूरा लाभ मिल रहा है। और ये आप श्योर हैं कि कोई बिचौलिया नहीं है, कोई दलाली नहीं, कोई कमीशन नहीं खा रहा इस सरकार में? मुझे लगता है कि अगर किसी के धन में अगर कोई सेंध लगाएगा तो निश्चित रूप से वो सामने आकर कहेगा कि मैं किसान हूं और मुझे आपने किसान निधि में जो पैसा दिया वो मुझे नहीं मिला। लेकिन ऐसा तो हमने कोई स्वरूप नहीं देखा, और सरकार किसी एक वर्ग विशेष के लिए काम नहीं करती है। मैंने देखा है कि सरकार जो भी नीति बना रही है वो सर्वजन कल्याण के लिए, और जो सरकार ने अपना 2014 में नारा दिया था उसके आधार पर काम कर रही है, और उसके आधार पर किसी भी वर्ग या संवर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं दिखता है। इस सर्वजन में मुसलमान भी हैं? मैं कह रहा हूं कि इस देश का प्रत्येक नागरिक है जो इस देश के संविधान से आच्छादित है, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशनल जिसको भी इस देश में नागरिकता के नाते उसको सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देता है। प्रत्येक व्यक्ति सरकार से, चाहे उत्तर प्रदेश एक सवाल और केंद्र की हो, उसके आधार पर जन कल्याणकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अर्ह है। आप बार बार कहते हैं कि आरएसएस एक वैचारिक अधिष्ठान, यही कहते हैं ना? यही कहते हैं ना? बीजेपी का वैचारिक अधिष्ठान आरएसएस। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इस अधिष्ठान के बिजली बनाने के कारखाने हैं या फिर पावर ग्रिड हैं? नहीं, हम ऐसा, हमारा कोई दावा नहीं है कि हम बिजली बनाने के कारखाने हैं। हम इस देश में व्यक्ति के हम चरित्र निर्माण के काम में लगे हुए बीजेपी की हैं। नसों में जो करंट बह रहा है वो आप हैं या खुद बीजेपी है? बीजेपी में काम करने वाले कार्यकर्ता संघ से प्रेरणा लेकर कार्य करते हैं। प्रेरणा और संघ मतलब के प्रति करंट ना। ऐसे अगर किसी अन्य दल को भी आवश्यकता होगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के संदर्भ में सोचने वाले व्यक्तियों का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत धन्यवाद। किसी राजनीतिक दल के प्रति हमारी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। मनीष सिंघवी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ मौजूद है। मनीष जी, आपका स्वागत। एक असाधारण उपलब्धि जो नेहरू जी के नाम थी, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के नाम की थी, वो उपलब्धि आपके हाथ से जा रही है। अब मोदी जी सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक लगातार रहने वाले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये उपलब्धि को कांग्रेस पार्टी क्या उनको इसके लिए बधाई देती है, और आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं?
जिस परिवेश में अच्छा, आज मैं जब सवाल करता हूं तो थोड़ी देर सब लोग सन्नाटे में रहते हैं, 3-4 सेकंड पॉज लेके फिर बोलते हैं। बोलिए नहीं, सर। नहीं, नहीं, मैं वैसे ही पॉज लेके बोलता हूँ। जिस परिवेश में नेहरू जी को देश मिला और जिस परिवेश में मोदी जी को देश मिला, उसमें बहुत फर्क है। आपको तुलना करनी चाहिए थी कि मनमोहन सिंह मैं साहब- कंपेयर नहीं कर रहा हूं सर। नहीं, अगर आपने अपने पीछे की स्क्रीन पर एक तरफ नेहरू जी को और एक तरफ मोदी जी को लगा रखा है तो कंपैरिजन अपने आप आ गया है। दुर्भाग्य यह है कि पिछले 10-12 सालों की सत्ता में नरेंद्र मोदी जी ने बार बार नेहरू जी का नाम लेकर उन और संघ और भाजपा के लोगों ने कीचड़ उछाल कर नेहरू जी को छोटा करने की कोशिश की और मोदी जी को बड़ा करने की कोशिश की। ये दुर्भाग्य है इस देश का। देखिए, जब भी आप किसी की बात करेंगे, कंपैरिजन की बात करेंगे कि कौन 10 साल रहा, कौन 12 साल रहा, ये मसला नहीं। मसला ये है कि नेहरू जी को क्या देश मिला। नेहरू जी को ये देश मिला था, ये देश मिला था नेहरू जी को, जिसमें ब्रिटिश इंडिया थी, प्रिंसली स्टेट्स थे। इसको देश बनाया नेहरू जी ने। और 26 नवंबर 1947 को जब चट्टी साहब ने पहला बजट पेश किया तो मात्र उनके पास ट्रेजरी में 171 करोड़ रुपए थे। कितने? 171 करोड़ रुपए थे मात्र। और पहला बजट बनाया गया कि साहब 197 करोड़ खर्च करेंगे और उसमें से आधा से ज्यादा पैसा जा रहा था डिफेंस को, क्योंकि जो हालात बने थे, कैसा देश था, तुरंत पार्टीशन का डंस झेल रहा था, रेफ्यूजी क्राइसिस थी, इन पूरे देश को इंटीग्रेट करना था, एक में 565 रियासतों को एक में इंटीग्रेट करना था। इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी। इकोनॉमी की हालत यह थी कि 80% से ज़्यादा आदमी गरीबी रेखा के नीचे था। 3 तरीके के इकोनॉमी में सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। ये तीनों बहुत बुरी हालत में थे। हमारे पास जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो लगभग नगण्य था। हमारे पास जो सोशल इनइक्वालिटी थी, मतलब जो सामाजिक ढांचा था, वो टूटा फूटा था, छुआछूत से लेकर तमाम समस्याएं थी उसमें। मैं इतना आपका ही नहीं रुक पूछ जाइए, रहा हूं, रुक जाइए, मोदी जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जो लिंग्विस्टिक चैलेंजेस थे, भाषाई आधार पर विवाद था, वो चाहे आंध्र प्रदेश को लेकर आपको पता होगा, चाहे महाराष्ट्र में अलग विवाद था, ट्राइबल चैलेंजेस थे। इसके बीच में प्रधानमंत्री नेहरू खड़े होते हैं, एक संविधान बनाते हैं देश के लिए, प्लानिंग कमीशन बनाते हैं डेवलपमेंट के लिए, और इसी पैसे में से जो बहुत थोड़ा सा था उसी में से निकाल के IIT, IIM, DRDO, नेट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एम्स बनाते हैं। मैं इसी से कोई निकाल के- कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, नहीं, आपको नहीं, कुछ मैंने कहा शायद नहीं, असमंजस है। आप नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 12 साल एक प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं? आप मतलब तो वही कांग्रेस उपलब्धियों पर ही तो आ रहा हूं, उसी उपलब्धियों पर आ रहा हूं जिसकी बात आप सिर्फ जो सत्ता के लंबी जो वो है 12 और 14 साल में फंसे हैं, मैं उसके इतर लेकर आपको जा रहा हूं कि किस हालात में इस देश को खड़ा किया गया। चाहे भू सुधार किया गया हो, जमींदारी को अबॉलिश किया गया हो, चाहे हैवी इंडस्ट्रीज लगाई गई हो, राउरकेला, भिलाई, बोकारो में स्टील प्लांट्स लगाए गए। ये उस आदमी की सोच थी जिसको एक ऐसा देश मिला था जिसमें समस्याएं थी। आप 2014 में आ जाइए, मोदी जी को एक देश मिलता है जिसकी इकोनॉमी है 2.04 ट्रिलियन। कितनी? 2. माइक खोलने सर, माइक बंद कर दिया। नहीं, खुला हुआ है। हाँ, अब खुला। वो वहां से डायरी हटा लें। हाँ, हाँ। अब बोले आप। 2.04 ट्रिलियन की इकोनॉमी नरेंद्र मोदी जी को मिलती है, और वो कहां पहुंचा देते हैं 12 साल में? उच्चतम बेरोजगारी है। एक अभी रिपोर्ट आई थी, इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, उसने कहा भारत में जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो 23% से ऊपर है। जी। जो प्राइवेट यानी निजी क्षेत्र का निवेश है वो डगमगाया सा है। FDI जानते हैं, जो प्रत्यक्ष निवेश भारत में होता, किसी जमाने में 44 बिलियन तक था, वो 3 बिलियन पर आ गया है। क्यों हो रहा है ऐसा? आपका रुपया लगातार सरकता जा रहा है, और खाली अभी युद्ध की वजह से नहीं है, ये पिछले कई सालों से गिर रहा है रुपया, पिछले कई सालों से। क्यों? क्योंकि अभी ये जो इकोनॉमीज हैं तकनीकी आधारित हो रही हैं, AI है, बायोटेक है, डेटा सेंटर है, और आपकी सीमित भूमिका है उसमें। 12 साल में आपने उनको बढ़ाने का कोई काम नहीं किया है। आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो गिर रहा है। मशीनरी मतलब जो आपका सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग का, वो 16% से 12% पर आ गया है। तो ये जो पर कैपिटा इनकम वो बढ़ रही नहीं। एक और आपको दुर्भाग्यपूर्ण बहुत डेटा बताऊं, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमने उस पर लगातार काम किया था। अभी स्थिति ये हो गई है, जो बच्चों में एनीमिया नहीं होता है, एनीमिया का रोग होता है, वो सब सहारन अफ्रीका इस दुनिया का सबसे गरीब हिस्सा है। आपकी पार्टी भले ही मोदी जी को असफल प्रधानमंत्री कहे, लेकिन मैं डेटा दे रहा जनादेश हूं उनके आपको साथ इसके है। पीछे। और सुनिए, किस प्रधानमंत्री को यह नसीब हुआ कि लगातार तीसरी बार जनता से निर्वाचित होकर प्राइम मिनिस्टर? इसका मतलब मैं 7 राज्यों से 22 राज्यों पे जाना यही है। तो मैं आपसे कह रहा हूं। आप अगर वो नाकाम हैं तो आप सबूतों के साथ प्रस्तुत करें कि इस तो सेक्टर जो में आपको दे रहा हूं ये सबूत नहीं है। क्या सबूत दिए आपने? मैंने आपको सब डेटा बता दिए, आप सुन नहीं रहे हैं। मैंने आपको सब डेटा बता दिए कि एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है, निजी क्षेत्र के निवेश की क्या स्थिति है, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की क्या स्थिति है, सब तो मैंने आपको बताया कि पिछले 12 सालों में कैसे दिन प्रतिदिन आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। दुनिया में नाम है, हम विश्व गुरु दुनिया में कहला नाम, रहे हैं। अब इस पे बात कर लीजिए साहब। जब
आपको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। आपको 25 लाख से ऊपर की मजबूत सेना दी गई थी। आर्मी में 12 लाख से ऊपर लोग हैं, 4000 से ज्यादा युद्धक टैंक है, नेवी, एयरफोर्स, सेंट्रल एलाइड फोर्स। और उसके बाद क्या हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में आपका जो सीज फायर है वो अमेरिका करता है। आपका ये डंका भारत, आपका दुनिया में बज रहा है कि सीज दोस्त है अमेरिका, अमेरिका हमारा दोस्त है आपका, इसीलिए आपके घर के फैसले ले रहा है। आपकी ये स्थिति आ गई कि आपके यहाँ कौन राष्ट्रपति आएगा कौन नहीं आएगा अमेरिका तय करेगा। अरे क्या कहा ट्रंप ने कि मैं मोदी जी का करियर खराब कर सकता हूं, ये स्थिति आ गई है, आपको ये सुनना पड़ता है, उसको आप डंका मारते हैं। अमलेंद्र उपाध्याय जी मेरे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से जाने माने पत्रकार हैं। उपाध्याय जी आपका स्वागत। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है और अब वो एक रिकॉर्ड उपलब्धि की तरफ इस देश में बढ़ रहे हैं। आप दिल्ली बैठते हैं, आप क्या परिवर्तन पाते हैं पीएम प्रधानमंत्री मोदी में जो दूसरे प्रधानमंत्रियों में नहीं था, उनकी उपलब्धियां और उनकी नाकामियां? अब देखिए, अगर उपलब्धियां और नाकामियों की बात की जाएगी तो फिर बड़ा क्रिटिकल होना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्या उपलब्धियां हैं क्या नाकामियां हैं। लेकिन जिन पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं मोदी जी, उन पंडित नेहरू ने ही इस देश में लोकतंत्र की नींव रखी, तो इसके लिए भी बधाई के पात्र पंडित नेहरू पहले हैं, मोदी जी बाद में है। कि अगर मोदी जी इतना लंबा रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं कि पंडित नेहरू का लगातार चुने जाने का, तो है। हालांकि अगर पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड को देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 से जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए 1952 से जोड़ा जाए, जब पहली बार प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए, उससे अगर जोड़ लिया जाए तो। और जहां तक सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मतलब लंबे दिन तक है तो वो भी इंदिरा गांधी के नाम है, 5500 दिन के आसपास। सर आपने अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन किया हुआ, जरा स्पीकर बंद कर लें, आवाज आपकी डुअल हो रही है। स्पीकर केवल बंद कर लें, बस बोलें आप। जी, अच्छा स्पीकर बंद कर दूं? जी जी जी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि हाँ, कि जो प्रधानमंत्री जो है, जो मतलब जो तुलना की जा रही है, तो तुलना इस तरीके की है कि वो तुलना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र के जरिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हालांकि अभी अल्पमत में सरकार है उनकी, अल्पमत में मतलब अब कहाँ अल्पमत में है, अब तो बंगाल का सपोर्ट आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी जो है वो बीजेपी संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी काम कर लेना चाहिए कि उनको बीजेपी संसदीय दल का नेता भी चुन लिया जाए। बाकी अब उपलब्धियां क्या है, अब देखिए अभी पिछले साल तक तो था कि भाई हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं जापान को पछाड़कर। अब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि भाई सोना मत खरीदिए, पेट्रोल कम खरीदिए, 80 करोड़ लोगों को आप 4 किलो अनाज दे रहे हैं, तो ये भी चीजें सामने आ रही है। लेकिन उपाध्याय जी देश में बहुत से ऐसे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो मोदी जी को बेइंतहा प्यार करते हैं। चिढ़ते हैं लोग अलग हैं, लेकिन बेहिसाब प्यार करने वाले भी हैं। यूं ही कोई दिल्ली की गद्दी पर इतने लंबे समय तक नहीं बैठ सकता, ये बाय डिफॉल्ट नहीं है, ये लोगों का प्रेम होगा। नहीं, आपकी बात सही है, आपने पहले भी कहा, मैं भी इस बात से आपसे सहमत हूँ कि भाई दो स्थितियां हैं कि या तो लोग उनसे प्यार करते हैं या नफरत करते हैं। अब नहीं, एक तीसरा कॉलम में भाटी जी वाला है। हाँ, नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो भाटी जी ने पूछा तो भाटी जी ने तो अपना तीसरा कॉलम चुन लिया, लेकिन भाटी जी जैसे तीसरा कॉलम चुनने वाले लोग तो मुझे लगता है देश में गिने चुने होंगे। इसके लिए भी मोदी जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी कि या तो मोदी जी क्या समर्थक है या मोदी जी के विरोधी है, बीच में नो मैंस लैंड है ही नहीं। तो इसके लिए भी मोदी जी को एक बधाई तो बनती है। नेहरू जी पर समाजवादी पार्टी तीसरे कॉलम में है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं, समाजवादी पार्टी क्या, मैं देखिए समाजवादी पार्टी की बात तो नहीं कह सकता, क्या नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये सही है कि मोदी जी ने देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं कि या तो आप उनके विरोधी हैं या आप उनके समर्थक हैं। और मुझे लगता है कि ये स्थितियां जो है मोदी जी के लिए भी, स्वयं के लिए अच्छी नहीं है। नो मैंस लैंड भी एक होना चाहिए, और वो नो मैंस लैंड जो वो खत्म होता चला जा रहा है, चाहे वो चुनाव के मामले में हो, चाहे सार्वजनिक जो संवैधानिक संस्थाएं हैं। पर अगर आप देखें मोदी जी की उपलब्धियां जो बीजेपी के लिए हासिल की, वो पहाड़ है, हिमालय है बीजेपी के लिए, बीजेपी के दृष्टिकोण से। ऐसी उपलब्धियां बीजेपी के जन्मकाल से अब तक नहीं थी। ये एक असाधारण उपलब्धि है। लोग आलोचना कर सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने बीजेपी के लिए उपलब्धि हासिल की इस पार्टी के लिए, तो वो सपने में भी नहीं था। नहीं, आपकी बिल्कुल बात सही है, बीजेपी के लिए उपलब्धियां, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या मोदी जी की उपलब्धियां अटल जी से भी ज्यादा है बीजेपी के लिए? अब ये बीजेपी को तय करना है, हम और आप तो नहीं तय कर सकते कि मोदी जी की उपलब्धियां निश्चित है सर, अटल जी से 1000 गुना ज्यादा उपलब्धि है अगर बीजेपी देखे तो।
कि अटल जी से ज्यादा 1000 गुना ज्यादा उपलब्धियां मोदी जी की हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हम लोगों का भी थोड़ा ज्ञानवर्धन होगा। अगर नितिन नवीन जी कहें कि मोदी जी की उपलब्धियां अटल जी से 1000 गुना ज्यादा हैं, तो ये देश के ऊपर कल्याण होगा और देश के ऊपर काफी जो है कृपा होगी, कृपा बरसेगी कि मोदी जी की आप क्यों उपलब्धियां ज्यादा असहमत हैं कि हैं। मोदी जी की उपलब्धियां असाधारण क्यों नहीं है? आप क्यों असहमत हैं? असहमति का कारण क्या है? मैं असहमत इसलिए मैं उन उपलब्धियों से असहमत नहीं हूं जिन उपलब्धियों की बात की जा रही है। अगर उनका एक लंबा कार्यकाल हो रहा है, 4000 पंडित नेहरू का 4000 से ज्यादा का वो रिकॉर्ड तोड़, मतलब जाहिर सी ये उपलब्धि है। लेकिन इन उपलब्धियों के पीछे देश को उपलब्धि क्या हुई? आपने जिन विश्व गुरु की बात की, उस विश्व गुरु का आज की क्या स्थिति है दुनिया के अंदर, तो ये बात होनी चाहिए ना। पंडित नेहरू की उपलब्धियां, अगर विश्व गुरु, पंडित नेहरू ने नहीं कहा खुद को विश्व गुरु, ना किसी और ने कहा विश्व गुरु, लेकिन विश्व गुरु थे। उपाध्याय जी कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सर मैं इस डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड हमें डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, आपकी क्या ओपिनियन है प्रधानमंत्री मोदी के इन 12 साल के पूर्ण होने, नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ने, और क्यों लोग उनसे बेइंतहा प्यार और उतनी ही बेपनाह नफरत करते हैं? कारण क्या है? देखिए, इस देश में हमेशा से दो धाराएं रही हैं। एक धारा सत्ता के साथ चलती है और एक धारा विपक्ष के साथ चलती है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उनके साथ ऐसी ही स्थितियां थीं। पूरे देश में उनके गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी, लेकिन उन्हीं की पार्टी से लेकर और विपक्ष के लोग उनके खिलाफ बहुत सारे बयान देते थे। 2001 से 14 तक वो मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद वो फिर मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री बन गए। अगर आप देखिए तो 25 साल से ज़्यादा होने जा रहा है वो लगातार पद पर हैं। तो ज्योतिषाचार्य लोग इसको राजयोग कहते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक सिस्टम में ये तो ना तो राजशाही है और ना कोई ज़बरदस्ती है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता द्वारा चुनी गई सरकार के वो मुखिया रहे हैं। और 4398 दिन आज उनको हुआ है, 4398। और नेहरू जी को लोग बताते हैं कि 4397 दिन रहे, एक दिन ज़्यादा। 12 साल 15 दिन मोदी प्रधानमंत्री हैं आज की तारीख में। तीसरे साल में गए हैं सरकार उनकी। अभी तो कम से कम मान के चलिए कि 900 दिन तो बचे हैं, तो मोदी 2000 दिन से ज़्यादा तक प्रधानमंत्री रहेंगे। अभी तो फिलहाल इस बात की गारंटी है, उम्मीद है। तो वो कई सारे रिकॉर्ड बनाएंगे। देखिए, एक चीज़ ये है कि चाहे राजशाही हो, चाहे तानाशाही हो और लोकतंत्र हो, इसकी एक खूबसूरती ये हमेशा रही लोकतांत्रिक व्यवस्था की कि जनता को चुनने का अवसर मिलता है और निर्वाचित लोगों पर सरकार चलाने की जिम्मेदारी के दौरान भले बहुत आरोप लगाए, लेकिन लूट कर सरकार बनाने का आरोप नहीं लगा सकते आप। और जनता ने आज उनको चुनकर गद्दी दी है, वो विरासत में नहीं मिली है, मोदी के करिश्मे से मिली है, उनके काम से मिली है और उनके पार्टी का जो मेहनत है, जो लोग उनके नेतृत्व में चल रहे हैं। देखिए, नेहरू जी को लेकर असमंजस नहीं है। वो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री रहे 47 से 52 तक। वो जनता से उस समय चुने हुए नहीं थे, यानी कि वो चुनाव जीतकर नहीं बने थे। पहला चुनाव उन्होंने 52 में जीता, जिसके बाद लोग उनको कहते हैं कि वो तब से जोड़ा जाए। वो अलग बात है कि नेहरू की उपयोगिता क्या थी और मोदी की उपयोगिता क्या है, लेकिन आज इस पर जाने के बजाय ये देखना होगा कि मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने 2014 में और चुनाव हो रहा था, तो एक नारा आया था कांग्रेस मुक्त भारत का, और कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देकर 2014 में वो सत्ता में आए थे। और आज देश के 21-22 राज्यों में उनकी सरकारें हैं। और ये देखिए आप, पूर्वोत्तर में और उत्तर भारत में जितने राज्य हैं वहाँ पर उनकी सरकार पहुँच गई है। बंगाल, उड़ीसा, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब, जिसकी कभी कल्पना नहीं की गई थी। तो प्रधानमंत्री को इसका श्रेय मिलेगा। और
विश्व स्तर पर मोदी ने जो भारत की छवि बनाई, भारत विश्वगुरु बने न बने, लेकिन एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उसकी उपस्थिति दर्ज हुई है। और इसको आप साख से भी जोड़ सकते हैं कि भारत की साख दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफ़ी अच्छी है। हम आत्मनिर्भर अगर आप कहते हैं तो जो FDIs आए, जो टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ, फैक्ट्रियां लगी, जो हमारे स्किल्ड इंजीनियरिंग डॉक्टर तमाम सारे जो युवा निकले, उनको उनकी प्रतिभा को दुनिया ने लोहा माना। और भारत में भी विकास के दृष्टिकोण से बहुत सारे काम हुए। सबसे बड़ी बात जब आप देखेंगे कि कोरोना काल आया, इतनी बड़ी महामारी आई, 3 साल के लगभग उसका प्रभाव रहा, देश लड़खड़ाया कई बार, लेकिन लोगों को भूखे पेट नहीं सोना पड़ा। लोग थोड़ा पैदल चले, ये बात सही है। और बीजेपी में एक परंपरा थी चिमटे से ना छूने की, वो मोदी की बीजेपी ने उस परंपरा को छोड़ दिया। ये उनको उलाहना दिया जा सकता है। और उन्होंने तोड़ फोड़ वाली सियासत पे कभी अपने विचार नहीं प्रकट किए। तमाम राज्यों में सरकारें गिरी, वहाँ सरकारें बनी। वसूलों और सिद्धांतों की बात सियासत में जो लोग करते थे, वो थोड़ा परिवर्तन उसमें आया। लेकिन गरीबों के लिए मोदी सरकार ने फ्री राशन योजना चलाई, बेनिफिट DBT स्कीम लाए सीधे खाते में, तमाम सारे और काम किए। सरकारें भी पलटी, लेकिन मोदी ने खुद को राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्र का हितैषी घोषित करके रखा और जनता में उस विश्वास को वो बनाए रहे। वो ब्रजेश जी, उन्होंने हर बात को राष्ट्र से जोड़ा और उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा, सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं लगा भ्रष्टाचार का उनकी सरकार में। आप ये कह सकते हैं कि मोदी ने गवर्नमेंट और जनता के बीच एक पुल की तरह एक संगम पैदा किया, तीसरी धारा बनकर, और विश्वास दिलाया कि वो जो भी करते हैं इस देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए और राष्ट्र के हित के लिए करते हैं। लोग मनमोहन सिंह से उबे हुए थे, उनका नाम मौनी बाबा मौन मोहन रख दिया था। कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, घोटालों की बौछार थी। कांग्रेस को उसका खामियाजा आज तक भोगना पड़ रहा है और आने वाले वक्त में कब तक भोगेगी ये नहीं कह सकते। लेकिन अब एक चीज बची हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो चीज वो है कि मोदी जी लंबे समय तक प्रधानमंत्री रह लिए, कार्यकाल लंबा है, सब ठीक है जी, कंक्लूड लेकिन एक चीज रह गई। जैसे लोग जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहते हैं, आप लोग जानते हैं, महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते हैं जी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं। अभी मोदी जी को कोई नाम उपनाम विशेष तौर पर देश में नहीं मिला है। ठीक है, आज करते हैं नामकरण फिर कुछ। आज नामकरण पर भी कुछ चीजें होनी चाहिए। लेकिन देखिए, भारत की एक मूलभूत समस्या रही है गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा के क्षेत्र में भी पूर्ण रूप से सुधार न होना। ये 1947 में भी था, आज 2026 में भी है। इस पर अभी और काम होना बाकी है। हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि सरकारें पेट भरने के आगे ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाई। शायद उसके पीछे एक बड़ा कारण ये रहा है। तो फिलहाल बढ़े चलो, तुम बढ़े चलो, आज इसी पर सुनिएगा कि फूल बिछे हों या कांटे हों, राह न अपनी छोड़ो तुम, और चाहे जो विपदाएं आए मुख से जरा न मोड़ो तुम, और साथ रहे या न रहे साथी, हिम्मत मगर न छोड़ो तुम, और नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, और कर न दीन जोड़ो तुम, बस ईश्वर पर रखो भरोसा,
पाठ प्रेम का पढ़े चलो, और जब तक जान बनी हो तन में तब तक बढ़े चलो, बढ़े चलो। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस डिबेट का दूसरा चरण शुरू करते हैं। हीरो वाजपेयी जी मेरे साथ मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी, विपक्ष असहमत है प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियां, उनके शासन करने के तरीके और उनकी नीतियों को लेकर। देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र में जब विपक्ष हारता रहता है और काफी लंबे समय तक हारता रहता है तो उसे उस व्यक्ति से थोड़ा परेशानी महसूस होती है जिसके नेतृत्व में सत्ता पक्ष जीतता रहता है। मुझे लगता है कि मोदी वो नाम है, वो विश्वास है देश का, जिस पे जनता वोट करती है और जिस वोट की खातिर सामने वाला विपक्ष में बैठता है। तो मुझे लगता है असहमति, नापसंदगी, तमाम अन्य कारण इसलिए हैं कि विजयी पुरुष जो होता है किसी भी जगह का, उसमें लोग कमियां निकालते हैं कि अगर ये ना होता तो ये हो जाता, ये गलती ना होती तो ये हो जाता। तो ये तमाम सारी चीजें रहती हैं। मुझे लगता है कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने को सेवक माना और राष्ट्र सेवा में लगा दिया। पहला लक्ष्य राष्ट्र प्रथम, दूसरा लक्ष्य राष्ट्र निर्माण। और जहां तक अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे कि मोदी का कोई नामकरण नहीं हुआ, तो मैं कहता हूं कि मोदी का अर्थ ही नामकरण है, मैन ऑन ड्यूटी ऑफ इंडिया। यानी मोदी हर समय राष्ट्र के लिए काम करने वाले व्यक्ति का नाम आदरणीय मोदी जी है। और मुझे लगता है विपक्ष असहमत हो सकता है, विपक्ष का काम है कि हमारे खिलाफ बोले, लेकिन विपक्ष ये भी जानता है कि 12 साल जिस व्यक्ति ने देश को जहां पहुंचाया है और आज हिंदुस्तान का नाम जिस तरह लेते हैं, हिंदुस्तानी पासपोर्ट की जो कीमत है, मुझे लगता है वो विश्व में बहुत बड़ी है, हमारी साख बहुत बड़ी है और हम टॉप 5 नेशंस में विश्व के हैं। हमारी ताकत बड़ी है और उसके नेतृत्वकर्ता आदरणीय मोदी जी है। असहमति का भी जगह है लोकतंत्र में और असहमत होना कई विषयों पे बहुत जरूरी भी है। उससे हमको पता लगता है कहां हमारी कमियां रह गई, उन कमियों को दूर करने का हम लोकतंत्र में प्रयास करेंगे। एक जो अच्छा सशक्त विपक्ष होता है वो आपको कमियां बताता है और राह भी दिखाता है कि किस पर चलना चाहिए और किस पे चलने से देश मजबूत होगा। राजकुमार भाटी जी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। भाटी जी, अभी वाजपेयी जी ने उपलब्धियां गिनाई, विश्वगुरु बताया, दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था बताई, भारत की प्रगति के सूचकांक बताए। ये आपको क्यों नहीं दिखते सर? कितनी इज्जत विदेशों में बढ़ गई, ऐसा वाजपेयी जी बता रहे हैं। नहीं, हीरो वाजपेयी जी व्यक्तिगत तौर पर बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े शालीन हैं, लेकिन जब हम विश्वगुरु कहते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। शायद विश्वगुरु कहने वालों को विश्वगुरु शब्द का अर्थ ही पता नहीं है। विश्वगुरु या जगत गुरु ऐसे ही किसी को मजाक में कह दो, ये कोई तुक थोड़ी है इस बात की। विश्वगुरु का मतलब क्या होता है, इसका गहनता से अर्थ समझना चाहिए। जहाँ तक आप कह रहे हैं नामकरण की बात, तो मैं हल्की फुल्की बात एक मैं भी कहना चाहता हूँ उस पर, क्योंकि दूसरा चरण आपका हल्के फुल्के अंदाज में ही चल रहा है कि मोदी जी के समर्थक सब ये कहते हैं कि उन्होंने दुनिया में डंका बजा रखा। तो आज मोदी जी का नाम डंकापति रख दिया जाए तो कैसा रहेगा? अब से आगे इन्हें डंकापति के नाम से जाना जाए तो मैं समझता हूँ समर्थक भी खुश हो जाएंगे और विरोधी। पहले चरण में तो आप न्यूट्रल थे, आप कह रहे थे आप चिढ़ते नहीं हैं, अब आप चिढ़ के उनका नाम तक रखने पर आमादा हैं। ऐसा क्या परिवर्तन इस 20-22 मिनट में हो गया? आपने क्योंकि प्रस्ताव रखा कि भाई आज मोदी जी का नामकरण कर दिया जाए। मैंने आपसे ये कहा था मैं नफरत नहीं करता। जी, मैंने कहा मैं मोदी जी का राजनीतिक विरोधी हूं, उनका आलोचक हूं, उनका समर्थक नहीं हूं मैं, लेकिन नफरत नहीं करता। और लोकतंत्र में किसी को भी नफरत नहीं करनी चाहिए और किसी भी नेता के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ उधर के भी, बीजेपी के लोग भी, कुछ हमारी तरफ के लोग भी नेताओं के लिए बहुत खराब शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, गाली गलौज की भाषा प्रयोग करने लगते हैं। मैं अपने पक्ष के लोगों का भी विरोध करता हूं इस बात का, और बीजेपी के लोगों को भी। हमें अपने लोकतंत्र को मैच्योर करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। हम शालीनता तो अभी जिस लेवल पे मैच्योरिटी है, अभी जितना परिपक्व है लोकतंत्र, ये परिपक्वता आपको पसंद है? देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी से ब्रजेश जी कहना चाहता हूं कि नेहरू जी से शुरू होकर, जैसा कि हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, नेहरू जी को शासन की बागडोर बहुत खराब परिस्थितियों में मिली थी।
आर्थिक स्थिति खराब थी, शैक्षिक स्तर खराब था, आपस में जातिवाद, सांप्रदायिकता, दंगे हो रहे थे और कई कई बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों ने, वैश्विक स्तर के विशेषज्ञों ने यह घोषणा की थी कि भारत 15-20 साल के अंदर बिखर जाएगा, भारत एक नहीं रह पाएगा। नेहरू जी ऐसे संकट के समय में देश को आगे निकाल के ले गए। फिर इंदिरा जी ने भी उसे आगे बढ़ाया, फिर अन्य सरकारों ने भी देश के लोकतंत्र को मजबूत किया। लेकिन 2014 के बाद लोकतंत्र कमजोर हुआ है। जिस देश का प्रधानमंत्री एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करता हो, 12 साल के शासन में प्रेस का मुकाबला ही ना करता हो, प्रेस का सामना ना करता हो, आपका मुकाबला तो करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जा सकता है। बहुत शुक्रिया। देखिए भाई शैलेंद्र जी, मसला कुछ भी हो, एक चिड़ सी है भाटी जी के भीतर, तभी वो उन्होंने नामकरण के वक्त डंकापति जैसे शब्द बोले। एक चिड़ तो उनके भीतर है, ये तो महसूस करते होंगे। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आजकल उर्दू भी शुरू कर दिया आप लोगों ने। अब वो जिसकी दृष्टि जैसी जिसकी दृष्टि होगी वैसे ही उसको दर्शन होंगे जी। और अगर वो डंकापति या किसी देश के राष्ट्रपति के नाम से जोड़ना चाहते हैं तो मुझे उस पर आपत्ति नहीं है। एक खींच टाइप मुझे दिखी भाटी जी में। नहीं ठीक है, जब आपको दिखी कि नहीं दिखी? अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि जब लंबे समय तक कोई एक व्यक्ति आपके खेल को सफल न होने दे, आपके राजनीतिक भवितव्य में बाधक बनकर खड़ा रहे, तो आपके अंदर कुंठा और हताशा पैदा होना स्वाभाविक है। और उस हताशा के फलस्वरूप अगर कोई खींच है, अगर कोई उसके तो आप भाटी जी के लिए इतना क्यों खींच रहे हो? नहीं, हमें भाटी जी तो से कोई दूसरों का शिकायत है। नहीं है, भाटी जी से हमें कोई शिकायत नहीं है। भाटी जी अपने क्यों अभी तो कुंठित, मायूस, क्या क्या कह रहे हैं? अपने राजनीतिक नहीं, उनके मन में जो भाव है, आपने शब्द दिए कि भाटी जी इतना खींच क्यों रहे हैं, उनकी भाषा ऐसी है। पर आप भी तो खींचे हुए हैं, आप क्यों खींचे हुए हैं? नहीं, हमें कोई, आप विपक्ष को सम्मान दें। हम विपक्ष को हमारा पूरा सम्मान है और हम तो जानते आप हैं क्यों कि चिढ़ गए, मैं ये नहीं समझता। हम किसी से नहीं चढ़ते। हम तो अपने अंदर सबको आत्मसात करने की प्रवृत्ति रखते हैं और हम तो ये जानते हैं कि आज जो लोग स्वयंसेवक हैं उनके साथ ही कल जो आज स्वयंसेवक नहीं है वो भी कल स्वयंसेवक बन जाएंगे। हमारा तो आज इस देश में दो ही प्रकार के वर्गीकरण है, एक जो स्वयंसेवक है और जो दूसरे स्वयंसेवक नहीं है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल राजकुमार भाटी जी को हमारा भी वैचारिक दर्शन समझ में आएगा। शाखा में आएंगे, लेकिन शाखा में आ सकते हैं और शाखा में आने के लिए अगर अवस्था नहीं हुई तो आगे हमारे जो वैचारिक कार्यक्रम है उनमें भी आ सकते हैं। प्रणाम वगैरह कैसे ट्रेनिंग देंगे आप? देखिए, ध्वज प्रणाम की बात नहीं है। पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा है कि संघ स्थान पर और हम आकर के देखने से संघ ज्यादा समझ में आता है। सिर्फ भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते रहे कि तीनों लोगों का जो है मैं भार लेकर बैठा हूं, समझ नहीं आ रहा था। और जब भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अपना विराट स्वरूप दिखाया तो अर्जुन को समझ में आया कि ये उनके ड्राइवर ही नहीं है, ये तीनों लोगों के प्रणेता हैं। मनीष जी, सवाल खींचना चाहिए वाजपेयी जी को, जवाब देना चाहिए वाजपेयी जी को। हमारे भाई क्यों नाराज हो गए? मतलब शैलेंद्र जी, आपको ये लगता है? सर आप अब नहीं, आपको ये लगता है? मनीष जी की बारी है। आप दोनों को जोड़ूंगा। तो कहीं से नाराजी नहीं है। आप दोनों ने एक बात कही कि साहब कोई आदमी लंबे समय तक सत्ता में रहता है तो कुंठा जन्म लेती है। मैंने कुंडिया नहीं, आपके लिए नहीं कहा, मैंने आप दोनों लोगों का, भाजपा और भाटी जी के लिए बोला है। सुनिए, मैंने आपके लिए नहीं कहा इस बात को। इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में 2014 के बाद मोदी जी ने जो भी बदलाव किया हो, मगर ये हमारा हिस्सा नहीं था। नेहरू जी के मृत्यु पर अटल जी का भाषण सुनना चाहिए। अटल जी को हमने किस तरीके से, जब हम सरकार में थे तो विदेश भेजा, यूएन भेजा, वो भी देखा जाना चाहिए। ये लोकतांत्रिक मूल्यों को हम लोग ने इस्टेब्लिश किया था जो इस सरकार ने लगातार ख़त्म किया है। और बीच में 2-3 बातें हमारे भाई हीरो वाजपेयी जी ने कही थी, मैं उस पर जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था वो इकोनॉमी इस बीच चौथे स्थान से छठे स्थान पे खिसक गई है, शायद उन्हें हवा नहीं है, उस पर भी उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और वो पासपोर्ट की बात कर रहे थे कि साहब पासपोर्ट हमारा दुनिया में मजबूत हुआ है। ये सब खुद ही सब सारी चीज़ें लोग जान लेते हैं। मैं इनको बता दूं 2014 में पासपोर्ट इंडेक्स में हम 76वें स्थान पर थे और 12 साल बाद 75वें स्थान पर हैं। तो कोई ऐसा खास बदलाव नहीं आया है। हम जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में हैं। जहाँ तक हमने यानी कांग्रेस ने पहुँचाया था अभी वहीं पर है, उससे बेहतर नहीं हो पाए हैं। सवाल सिर्फ एक बहुत मजबूत ये है कि बार बार नेहरू जी प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनिए अगर आप लोकसभा में, तो साहब एक भाषण में 58 बार नेहरू जी का नाम लेते हैं। आप लकीर काट नहीं सकते। तो नेहरू जी से हो सकता है
प्रेम करते नहीं हो, नहीं नहीं, उनकी उन्हें लगातार आदर्श वो जो मानते पीड़ा हो, है कि वो नेहरू एक जी प्रतीक से पुरुष मानते नहीं नहीं, हो। प्रतीक पुरुष नहीं मानते, जो उनकी शब्दावली नेहरू जी के लिए होती है और जो कमियां ढूंढने की कोशिश वो नेहरू जी में करते हैं, उनके तर्ज पर पूरी भाजपा और संघ की जो पीढ़ी है वो खोजने की कोशिश करती है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो नहीं जानते कि नेहरू सूरज हैं, उन पर आप उनकी तरफ देख कर थूकेंगे तो कहाँ जाएगा, ये आपको पता है। वो कहते हैं ना कि जुगनुओं ने शराब पी ली है और वो सूरज को गालियां देंगे। तो नेहरू जी इस देश में एक सूर्य की तरह है, एक अमिट सूर्य की तरह है, और उनसे तुलना नहीं की जा सकती। जिस स्थिति में हमें देश मिला था और हम जिसको वहां तक ले गए थे, वो एक ये कहाँ आप आ गए, जुगनू, शराब, गालियां, ये तो कोई डिबेट का टॉपिक ही नहीं था। मैंने आपसे कहा ना कि पिछले 12 सालों में आप प्रधानमंत्री, आपके पास तो आपके सब रिकॉर्ड में होगा, आप उठा लीजिए पूरे संसद की डिबेट्स को, हजारों बार नेहरू जी का नाम बदनाम करने के लिए लिया गया, हजारों बार, एक दो बार नहीं, हजारों बार लिया गया। अमलेंदु जी, तो फाइनली मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये उपलब्धियों के बीजेपी अभी हिमालय पे खड़ी है या इससे भी ऊंचा मुकाम आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी हासिल करेगी? देखिए ब्रिजेश, एक चीज तो ये समझना चाहिए हम लोगों को कि पंडित नेहरू से, ठीक है, रिकॉर्ड आप तोड़ रहे हैं उनका 4398 दिन का जो भी रिकॉर्ड है, तो उस रिकॉर्ड से पंडित नेहरू के बाकी रिकॉर्ड नहीं टूट सकते। पंडित नेहरू जितने दिन प्रधानमंत्री रहे उतने ही दिन अंग्रेजों की जेल में भी उन्होंने काटे। पंडित नेहरू के 1200 भाषण ऐसे हो सकते हैं जिनको आज भी याद किया जाता है। क्या आप 12 साल में आदरणीय मोदी जी का कोई एक भाषण ऐसा बता सकते हैं जिसको आज से 10 साल बाद याद किया जाए? मुझे तो याद नहीं है, लेकिन अगर भाजपा के प्रवक्ता कोई बताए तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा, क्योंकि उपलब्धियां जो होती हैं, उपलब्धियां यही होती है कि आप आज क्या है वो नहीं, आपके जाने के बाद आपको लोग किस तरीके से याद रखेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र आज भी प्रधानमंत्री के भाषण पर करोड़ों लोग न्यौछावर होते हैं, रीझते हैं, पसंद करते हैं, वोट देते हैं बीजेपी को। करोड़ों लोग, क्या उन्हें याद रहता है कि मोदी जी ने 3 दिन पहले क्या बोला था? क्या उसमें कुछ उपलब्धियां, जो बातें होती हैं, विश्व गुरु की बात हो रही है, एक तो विश्व गुरु मोदी जी हैं कि भारत विश्व गुरु है, अभी तो ये तय करना पड़ेगा। भाजपा ये तय करेगी भारत विश्व गुरु हुआ है कि मोदी जी विश्व गुरु हुए, तो ये भी एक बड़ा डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता है। बहरहाल उपलब्धियां निश्चित तौर पे है। 12 साल तक कोई आदमी अगर एक बना हुआ है सरकार में, जनता अगर चुनकर भेज रही है, वो कैसे भेज रही है वो उसमें बहस में जाना नहीं चाहते, लेकिन ये उपलब्धियां तो है भाई। आप 12 साल तक बने हुए हैं, लेकिन जो 13 का आंकड़ा अटल जी के साथ जुड़ा हुआ था, क्या वो 13 का आंकड़ा भी मोदी जी के साथ जुड़ेगा? ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका अमलेंदु जी। मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं अपने सभी अतिथियों का कि आज की महत्वपूर्ण डिबेट में आप सबने अपना अपना समय दिया और इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने में मेरी सहायता की। आप सबका बहुत शुक्रिया, और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में ये जो पुलिस कमिश्नरेट बने हैं, किस तरह से वसूली के अड्डे, और यहाँ किस तरह से निर्दोष और आम लोगों को मैं छोटी सी बात पर लंबे वक्त के लिए जेल में डाला जाता था। ये धारा है 151, नाम है शांति भंग, और ये कारनामा अंजाम दे रहे थे असिस्टेंट कमिश्नर्स ऑफ पुलिस यानी ACPs। हाईकोर्ट के मामले में जब ये संज्ञान में आया तो आज हाईकोर्ट ने ऐसा सख्त आदेश पास किया है कि अगर किसी ने भी जमानत देने में हिलाहवाली की तो उसको व्यक्तिगत जवाबदेही और जुर्माना कोर्ट से लगेगा। पूरी रिपोर्ट आपको प्रियव्रत दीक्षित एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे।